नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल। आज की क्लास में अपन जर्मनी के महान भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट यानी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के विषय में बातचीत करेंगे। नियतिवाद विचारधारा के पोषक जर्मन भूगोलवेत्ता रहे हैं। उन सब में सर्वप्रथम नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है, जिन्होंने भूगोल को स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किए। और जहाँ तक हम्बोल्ट हैं वो तो सर्वश्रेष्ठ है। हम्बोल्ट का जन्म बर्लिन के में तत्कालीन शाही परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनकी रुचि भ्रमण एवं विविध विषयों पर ज्ञानार्जन में रही। 18 वर्ष तक उनका प्रारंभिक अध्ययन घर पर ही संपन्न हुआ। बचपन अपनी माँ की देखरेख में बीता। उच्च शिक्षा हेतु उन्होंने कुछ समय के लिए फ्रैंकफर्ट, जो कि उसमें पश्चिमी जर्मनी में था, एवं इसके पश्चात फ्रेबर्ग में शिक्षा प्राप्त की। यहाँ उन्होंने वनस्पति विज्ञान, खनिज एवं भूविज्ञान विषय का विशेष अध्ययन किया। कुछ समय तक फ्रेबर्ग में यह विख्यात भूगोल विज्ञानवेत्ता वार्नर का शिष्य भी रहा। यहाँ उन्होंने 1789 में राइन घाटी के भूविज्ञान पर राइनलैंड नामक शोध पत्र लिखा। इन्हीं दिनों वह जॉर्ज फास्टर के भी संपर्क में आए। 20 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने इंग्लैंड, हॉलैंड, बेल्जियम एवं उत्तरी फ्रांस की यात्रा की। अपनी इस यात्रा के अनुभवों का वर्णन उन्होंने निम्न राइन के प्रदेशों की संक्षिप्त भूविज्ञान व्याख्या नामक लेख में किया। निरंतर फास्टर जैसे भूगोल के विद्वान के संपर्क में बने रहने एवं विस्तृत प्रदेशों की यात्रा से उनकी प्रकृति के प्रति रुचि प्रगाढ़ होती गई। अध्ययन संपन्न करने पर 1791 में उनकी सर्वप्रथम नियुक्ति खनिज विभाग में हुई। यहाँ अपने पद का लाभ उठाते हुए उन्होंने दक्षिणी जर्मनी की विस्तृत यात्रा की। तभी से उनकी रुचि वनस्पति विज्ञान एवं मौसम विज्ञान में भी बढ़ती गई। इस यात्रा काल में वह प्रसिद्ध भूगोल एवं भूविज्ञानवेत्ता गोथे व स्लूटर के संपर्क में आए। सन 1997 में अपनी मां की मृत्यु के पश्चात उन्होंने उपर्युक्त राजकीय सेवा से पद त्याग दिया एवं विश्व के सुदूर प्रदेशों की यात्रा की लालसा में वह जर्मनी से स्पेन गए। स्पेन से विश्व में स्पेन के उपनिवेशों की यात्रा हेतु शाही अनुमति मिलने पर उन्होंने 4 जून 1797 को अपनी प्रसिद्ध दक्षिण अमेरिका की यात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा में उनके साथ प्रसिद्ध वनस्पतिवेत्ता एमी बॉनप्लांट भी गए। इन दोनों ने दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भागों की दूर दूर तक, पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक एवं अमेजन बेसिन से एंडीज के शिखर तक यात्रा की। उन्होंने अपनी यात्रा वेनेजुएला से प्रारंभ की व लानोस के घास के मैदानों में भी गए। आरिनिको नदी के ऊपरी घाटी की उनकी नाव की घाटी की उन्होंने नाव से यात्रा की। वह उत्तरी एंडीज के गगनचुंबी चोटियों अर्थात उस समय की नई दुनिया की सर्वोच्च शिखर चिम्बोरेजो पर विजय प्राप्त की। उनकी यह सभी यात्राएं दुस्साहसपूर्ण एवं
किसी भी बहादुर सिपाही से कम नहीं थी। यहीं पर निरंतर कठिन प्रदेशों में लंबी दूरी तक निरंतर पैदल भ्रमण करने के कारण उनके पांव की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, अतः वह जीवन भर लंगड़ाता रहे। यहां से वह क्यूबा, मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका भी गए। लौटते समय संयुक्त अमेरिका गए और यहां उन्होंने 1804 में राष्ट्रपति जेफरसन से भेंट की। इस विस्तृत भ्रमण एवं वनस्पतिवेत्ता के साथ होने से उनकी रुचि वनस्पति विज्ञान में भी निरंतर बढ़ती गई एवं वह अपने समय के प्रबुद्ध वनस्पतिवेत्ता भी माने गए। नई दुनिया की यात्रा पूरी कर फ्रांस लौटे। अगले 22 वर्ष उन्होंने पेरिस में बिताए। पेरिस में उन्होंने सोसाइटी ज्योग्राफी की स्थापना की। वह फ्रेंच, जर्मनी एवं अंग्रेजी भाषा का विद्वान एवं स्पेनिश भाषा का ज्ञाता था। अपनी अमेरिकी यात्रा के समय लिखे गए पत्रों, विवरणों एवं दैनिक डायरी का उन्होंने पूरा अभिलेख रिकॉर्ड रखा। अतः पेरिस में रहकर विशेष श्रम एवं भारी खर्चा उठाकर भी उन्होंने अपनी नई दुनिया के अनुभव प्रकाशित कराए। उनके यह अनुभव भूगोल, भूविज्ञान, वनस्पति शास्त्र एवं मौसम विज्ञान के लिए आज भी अमूल्य निधि हैं। उन्होंने नई दुनिया की यात्रा एक वैज्ञानिक की भांति प्रारंभ की और वहां की अनुभविक यात्रा के उपरांत एक मंजे हुए भूगोलवेत्ता बनकर लौटे। तभी उनके मन में पृथ्वी एवं प्रकृति पर व्यवस्थित रूप से लिखने की उत्कृष्ट इच्छा जागृत हुई, क्योंकि तब तक वह भूगोल को प्रभावित करने वाली अनेकों भंगिनी विज्ञानों में भी पारंगत विद्वान माना गया था। 30 वर्षों तक जर्मनी से बाहर रहने के पश्चात रीटर के विशेष प्रयास एवं प्रशिया जर्मनी के शासक के निमंत्रण पर 1827 में पुनः जर्मनी लौटे। यहां उनकी नियुक्ति राजा के सलाहकार के रूप में हुई। उनका यह पद मंत्री स्तर का था। हम्बोल्ट ने अपने जीवन के अंतिम 32 वर्ष यहीं बिताए। यहां वह रीटर के संपर्क में भी आए। दोनों विद्वानों के बीच निरंतर संपर्क रहने से भौगोलिक चिंतन एवं दर्शन के विकास को महत्वपूर्ण दिशा मिली। 60 वर्ष की आयु में 1829 में रूस सरकार के विशेष निमंत्रण पर उन्होंने यूराल, पश्चिमी साइबेरिया एवं अल्टाई पर्वतीय प्रदेश तक की खनिज संपदा ज्ञात करने हेतु विस्तृत यात्रा संपन्न की। उन्होंने मध्य एशिया की चट्टानों की संरचना एवं खनिज संसाधनों की उपलब्धि पर फ्रांसीसी भाषा में एशिया सेंट्रले नाम से 2 खंडों में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। रूस से लौटने के बाद उन्होंने अपनी सुविख्यात कॉस्मॉस ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। मंत्री परिषद का सदस्य एवं राजा का सलाहकार होने से उन्हें शासकीय कार्यों में विशेष व्यस्त रहना पड़ता था। फिर भी उन्होंने अपने मन की उत्कृष्ट लालसा पूरी करने के लिए समय निकाला एवं 5 खंडों में कॉस्मॉस ग्रंथ पूरा किया। इस ग्रंथ का अंतिम 5वां खंड उनकी मृत्यु के 2 दिन पूर्व पूरा हुआ। समाज के प्रबुद्ध वर्ग एवं शासन वर्ग पर उनका विशेष प्रभाव था। अतः 1859 में उनकी मृत्यु पर सारे जर्मनी में राजकीय शोक मनाया गया। स्वयं राजकुमार रीगेंट ने उनको विशेष श्रद्धांजलि अर्पित की। अर्थात ऐसे महान भूगोलवेत्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन भूगोल को समर्पित कर दिया, लगातार भौगोलिक यात्राएं करते रहे और वहां उन्होंने अपना
अध्ययन कर, क्षेत्रों का अध्ययन कर, वहाँ के विषय में जानकारी प्राप्त कर और भूगोल के लिए एक विशेष ज्ञान छोड़कर जाने वाले महान भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट रहे। हम्बोल्ट ने जर्मनी में भूगोल के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। हम्बोल्ट की रचनाएं। हम्बोल्ट ने विविध विषयों पर विद्वतापूर्ण रचनाएं लिखी। उसने भूगोल के अतिरिक्त भूविज्ञान, खनिज विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ऋतु विज्ञान, साम्राज्य एवं राजनीति, भूगोल आदि विषयों पर लिखा। इसलिए उसे कठोर परिश्रमी होने के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी कहा जाता है। उनके अधिकांश कार्य स्वयं के अनुभव से प्रमाणित भी रहे। वह आधुनिक काल में हेरोडोटस की भांति महान यात्री एवं अरस्तु की भांति विलक्षण विद्वान हुए। उन्होंने अपनी ज्ञान पिपासा तृप्त करने में अपने परिवार के अधिकांश धन एवं स्वयं के तन एवं सुखों का बलिदान किया। धन खर्च करने में उन्हें जर्मनी का भारतेंदु कह सकते हैं। उनकी भूगोल एवं उससे संबंधित विषयों पर प्रमुख रचनाएं। पहला है राइनलैंड बेसाल्ट पर लिखा गया शोध ग्रंथ 1789। दूसरा प्राकृतिक दिग्दर्शन 1847। दोनों गोलार्धों की चट्टानों की विशेष स्थिति पर भूवैज्ञानिक लेख 1823। चौथा रूस सरकार के विशेष निवेदन पर उन्होंने यूराल एवं पश्चिमी साइबेरिया के खनिज संसाधनों पर 2 खंडों में एशिया सेंट्रल नाम से फ्रांसीसी भाषा में प्रस्तुत की 1829। पांचवा नई दुनिया के भूमध्यरेखीय प्रदेशों की यात्रा पर विशेष अनुभविक वर्णन। यह ग्रंथ 3 खंडों में पेरिस से प्रकाशित हुए 1815 से लेकर 1820 के बीच। छठा नई दुनिया के स्पेनिश उपनिवेशों के विभिन्न पहलुओं पर लिखे गए राजनीतिक लेख 1822 में प्रकाशित हुए। सातवां दक्षिणी अमेरिका के मूल वंशजों, आदिवासियों, उनकी संस्थाओं, शिल्पों आदि पर 2 खंडों में पेरिस से प्रकाशित लेख। आठवां मेक्सिको और क्यूबा के प्रादेशिक वर्णन। नौवां और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उत्कृष्ट रचना कॉस्मॉस 5 खंडों में प्रकाशित। यह वृहदाकार ग्रंथ 1845 से 1862 के बीच में प्रकाशित हुआ। इसका प्रथम खंड 1845 में, द्वितीय 1847 में, तृतीय 1850 में, चतुर्थ 1859 में एवं अंतिम खंड उनकी मृत्यु के पश्चात 1862 में प्रकाशित हुआ। इसे आज भी भूगोल की अमूल्य निधि माना जाता है। उनका अंतिम खंड उनकी मृत्यु के सिर्फ 2 दिन पूर्व पूरा हुआ। मानव प्रकृति ने उन्हें इस उद्देश्य की पूर्ति होते हेतु इतना लंबा सौभाग्यशाली जीवन दिया। प्राय उनकी सारी रचनाएं जर्मन और फ्रेंच भाषा से अब इंग्लिश एवं यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। भूगोल को देन। आज के लिए इतना ही।